तुम्ही जिथे आम्हाला सगळे शाकाहारी बनवायला जातात की आम्ही रामाचा आदर्श पाळतो आहोत. रामाचा आदर्श, राम हा शाकाहारी नव्हता. 14 वर्ष जंगलात राहणारा माणूस कुठे जाणार हो ते शाकाहारी शोधायला. भगवान श्री राम को लेकर किए गए इसी दावे की वजह से एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं. पुणे के विश्रामबाग थाने में जितेंद्र आव्हाड पर आईपीसी की धारा 295 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. एफआईआर में जितेंद्र आव्हाड पर जानबूझकर धार्मिक विश्वास का अपमान करके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया है. जितेंद्र आव्हाड के बयान की कई धर्मगुरुओं और राजनीतिक पार्टियों ने निंदा की थी. हालांकि विवाद बढ़ने के बाद जितेंद्र आव्हाड ने माफी भी मांगी थी, लेकिन इससे विवाद नहीं थमा. भावनाओं पे ही बात हो रही है, इसलिए तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ. मैं किसी के ही भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ. अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासी बयानबाजी का दौर भी जारी है. स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि रामलला मंदिर पर खतरा जो है सत्ता पक्ष से ही हो सकता है. इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम के मंदिर उद्घाटन में मर्यादा पालन नहीं किया जा रहा. राम मंदिर की सुरक्षा खतरे को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की आशंकाओं पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया. समाजवादी पार्टी नेता मौर्य ने इस पर सोशल मीडिया पोस्ट लिखा कि प्राण प्रतिष्ठा और रामलला मंदिर पर कोई भी खतरा विपक्ष से नहीं बल्कि सत्ता पक्ष से ही हो सकता है. स्वामी प्रसाद मौर्य ने आगे लिखा, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को टैग करके कि एक साजिश का पर्दाफाश तो हो गया, क्या कोई और बड़ी साजिश तो नहीं है. इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा भी सियासत में कूद पड़े हैं. उन्हें भी ऐसा लगता है कि मंदिर का उद्घाटन पीएम के हाथों नहीं होना चाहिए. मर्यादाओं का उल्लंघन करना ये नरेंद्र मोदी की पुरानी आदत है. और इस वक्त भी भाई सियासत तुम्हारे हाथ में है, सियासी फैसले तुम्हें करने चाहिए, सियासी उद्घाटन तुम्हें करने चाहिए, ठीक है. लेकिन ये मजहबी मामला है. मजहबी मामला में जो मजहबी लोग हैं, मजहबी जो धर्मगुरु हैं, उनके जरिए शिलान्यास हुआ है और उन्हीं के जरिए इसका उद्घाटन भी किया जाना चाहिए. अयोध्या के श्री राम मंदिर के गर्भगृह में कौन सी मूर्ति विराजमान होगी, इसका खुलासा तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने कर दिया है. मूर्ति का रंग कैसा होगा, इसकी लंबाई कितनी होगी, वजन कितना होगा, देखिए 1 मिनट में पूरी खबर. प्रभु राम की नगरी में बन रहे भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी अंतिम फेज में है. 2 सप्ताह के बाद 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है. गर्भगृह में कौन सी मूर्ति स्थापित होगी, इसकी आधिकारिक घोषणा मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कर दी है. 3 मूर्तिकारों ने 3 अलग अलग पत्थरों पर मूर्ति बनाई. उसमें से एक मूर्ति को प्रभु प्रेरणा से स्वीकार कर लिया गया है. सभी मूर्तियां हमारे पास रहेंगी. सबने बहुत तन्मयता से काम किया है. चंपत राय के अनुसार 16 जनवरी से मूर्ति की प्रतिष्ठा के लिए पूजा प्रारंभ हो जाएगी. की प्रतिष्ठा, इसकी पूजा विधि ये 16 जनवरी से प्रारंभ होगी. मूर्ति गर्भगृह में अपने आसन पर 18 तारीख की दोपहर को स्थापित कर देंगे. जिस मूर्ति का चयन किया गया है वो 1.5 टन वजनी है और पत्थर का रंग श्यामल है. तो वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी या नहीं, इस पर आज फैसला हो सकता है. ज्ञानवापी मस्जिद में एसआई सर्वे की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर आज फैसला आ सकता है. इस मामले पर जिला जज को शुक्रवार को फैसला सुनाना था, लेकिन कागजी कामकाज के चलते शनिवार तक टाल दिया गया. आज उन्होंने कहा कि टाइप हो रहा है, थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है. आज 6-7 बज जाएंगे, इसलिए कल लंच के बाद का उन्होंने समय दिया है और कल हर हालत में ये तीनों मैटर में उन्होंने कहा कि फैसला देंगे. वहीं याचिकाकर्ता महिलाओं ने शनिवार को फैसला आने की उम्मीद जताई है. उम्मीद है और उम्मीद मतलब जितना हम लोग सब्र करेंगे, सब्र का फल मिठाई होता है. तो सब हमें तो लग रहा है जज साहब राम जी का इंतजार कर रहे हैं कि राम जी आ जाए तब शिव जी आ जाए. आपको बताएं कि हिंदू पक्ष सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहा है, जिसके लिए प्रार्थना पत्र भी दाखिल किया गया. इससे पहले एसआई ने ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट को खोलने और पक्षकारों को सौंपने के लिए जिला कोर्ट में 4 सप्ताह का समय मांगा था. इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया था.
लोकसभा चुनाव के करीब आते ही विपक्षी दलों ने ईवीएम पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। चुनाव आयोग ने इसका जवाब भी दिया है, सुनिए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की चिंताओं को निर्वाचन आयोग ने खारिज कर दिया। वीवीपैट को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि इसके माध्यम से ऐसा कोई नया दावा या उचित और वैध संदेह नहीं उठाया है, जिसके लिए और स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। भारतीय चुनावों में ईवीएम के उपयोग पर सभी उचित और वैध पहलुओं का पर्याप्त और व्यापक रूप से जवाब दिए जाते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पिछले साल 30 दिसंबर को निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि इंडिया गठबंधन के प्रतिनिधिमंडल का वीवीपैट पर्चियों पर अपने विचार रखने के लिए समय दिया जाए। विपक्षी गठबंधन ने मांग की थी कि वीवीपैट पर्चियां मतदाताओं को सौंपी जाएं, जो उसे एक अलग बॉक्स में डाल सके। विपक्षी गठबंधन ने पर्चियों और ईवीएम के 100% मिलान की भी मांग की थी। इस बीच समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। बिहार की एक महिला ने अफसर बनने का सपना देखा था, लेकिन बच्चों की परवरिश के आगे ये सपना पूरा नहीं हो पाया। पर अब इसी महिला की बेटी ने अपनी मां का सपना पूरा किया। बिहार के जमुई जिले की रहने वाली पिंकी सिंह अंग्रेजी में एमए है, साथ में बीएड की डिग्री भी है। ये पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहती थी, लेकिन हालात ने उनको रोका है और वो गृहिणी बनकर अपने बच्चों को पाल रही है। पिंकी की बिटिया टीनू सिंह अब बड़ी हो गई है और इन्होंने वो कर दिखाया जो मां न कर पाई। टीनू कुमारी ने एक के बाद एक करके 5 परीक्षा पास की और आखिरकार बीपीएससी की परीक्षा को पास कर लिया। तैयारी मेरा फोकस शुरू से पढ़ाई पे था, तो हमको जो भी एग्जाम देना होता था उसके सिलेबस को देख के उसमें ये कोशिश करते थे प्रीवियस ईयर के थ्रू कि मतलब किस विषय पे फोकस करना ज़्यादा बेटर है, जिसका मार्क्स जिसका ज़्यादा आ रहा है, और उसको बुक वाइज, उसका चैप्टर वाइज और दिन में उसको कन्वर्ट कर देते। टीनू की इस सफलता पर परिवार के लोग गौरव महसूस कर रहे हैं। आस पड़ोस के लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। कामयाबी के बावजूद टीनू का सपना अभी भी पूरा नहीं हुआ। वो आगे की पढ़ाई कर भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी बनना चाहती है। तो दिल्ली सहित पूरे उत्तर भारत में सर्दी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। कल राजधानी में कोल्ड डे रिकॉर्ड किया गया। पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी इसका साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली में शुक्रवार को कोल्ड डे दर्ज किया गया। दिल्ली का न्यूनतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया। शुक्रवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके अलावा पालम इलाके में सुबह 8:30 बजे दृष्टा 50 मीटर दर्ज की गई। वहीं जम्मू कश्मीर में भी ठंड का प्रकोप बरकरार है। जम्मू का न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। कोहरे की चादर ने जम्मू के मैदानी इलाकों को पूरी तरह से ढका है। कश्मीर घाटी की बात करें तो लगातार पारा -3 से लेकर -5 डिग्री टेम्परेचर तक चल रहा है। वहीं अगर जम्मू के कई इलाकों की बात करें तो पारा लगातार 3 डिग्री से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा है। आपको बता दें कि जितने भी पहाड़ी इलाके हैं पूरी तरह से इस समय बर्फ से ढके हुए हैं, और मैदानी इलाकों की बात करें तो पूरी तरह से कोहरे की चादर जो है वो बिछी हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ है। एमपी के कई जिलों में बरसात का अलर्ट है। एमपी के 14 जिलों में मौसम विभाग ने बरसात की चेतावनी दी है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ब्रिटेन की, जो कि इस वक्त सैलाब के सितम से बेदम है। तो वहीं फिनलैंड में जो बर्फ है वो बहुत ही परेशान करने वाली है। सर्दी बहुत ज्यादा, लोगों का जीना दूभर। ब्रिटेन में बाढ़ से मचा हाहाकार। सभी नदियां खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही हैं। पानी के प्रहार ने जिंदगी की रफ्तार पर रोक लगा दी है। उफनती हुई नदियां, सड़कों पर भरा पानी। तस्वीरें इंग्लैंड के कैम्ब्रिजशायर की हैं। यहाँ नदी का पानी अपनी सीमा को लांघकर रिहायशी इलाकों में आ गया है। कई घर सैलाब में बह गए हैं। कई जगह पर पानी के प्रहार ने सड़क और पुल को ध्वस्त कर दिया है। कहते हैं समस्या अपने साथ समाधान लेकर आती है। वासिस्टर में एक शख्स ने अपने घर को बाढ़ से बचाने के लिए सुरक्षा दीवार खड़ी कर दी, जिसे सैलाब लांघ नहीं सका। तो वही दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के ग्लॉस्टरशायर की सड़कों पर भरे पानी में कार की जगह बोट्स चल रही हैं। एक तरफ ब्रिटेन को बाढ़ ने बेदम किया, तो वहीं फिनलैंड में जमाने वाली सर्दी से तंठा रही है। यहाँ ठंड इतनी प्रचंड है कि उबलता पानी पल भर में बर्फ बन रहा है। नए साल की दस्तक के बाद फिनलैंड में कई जगह पर पारा -40 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया है। कांग्रेस ने मिशन 2024 का आगाज कर दिया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कई बड़े फैसले लिए। साथ ही साथ उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से अपनी पूरी ताकत झोंकने की भी अपील की है।
अपने खोए जनाधार को वापस पाने की कोशिशों में जुटी कांग्रेस ने आज लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। सबसे बड़े सियासी मुकाबले से पहले पार्टी में कई बड़े फेरबदल किए गए हैं। कांग्रेस ने महिला विंग, छात्र विंग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। पार्टी के तेज तर्रार नेताओं में शामिल अलका लांबा को महिला कांग्रेस की कमान सौंपी गई है, तो वरुण चौधरी को पार्टी की छात्र इकाई यानी NSUI का अध्यक्ष बनाया गया है। इतना ही नहीं, पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगामी आम चुनावों के लिए क्लस्टर आधारित स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन भी किया है। इसमें पार्टी ने तमाम राज्यों को 5 क्लस्टर में बांटा है। हर क्लस्टर के लिए अलग अलग स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, जिसमें अगुवाई एक अध्यक्ष करेंगे और उनकी मदद के लिए 2 सदस्य होंगे। इसके अलावा सबसे पुरानी पार्टी ने वोटर लिस्ट से पोलिंग बूथ तक माइक्रो प्लान तैयार कर इसे अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। देश के विकास दर से जुड़ी अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार की एजेंसी ने विकास दर को लेकर सकारात्मक अनुमान जारी किया। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने देश की विकास दर को लेकर साल 2023-24 से जुड़ा पहला अनुमान जारी किया। अनुमान के अनुसार इस वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश की अर्थव्यवस्था 7.3% की दर पर विकास करेगी। इसके पहले वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी 7.2% रहा था, यानी पिछले साल के विकास के मुकाबले इस बार का अनुमान बेहतर है। इस अनुमान का मतलब ये हुआ कि इकोनॉमी के मोर्चे पर देश की रफ्तार अच्छी है और केंद्र सरकार की ओर से किए जा रहे कामों का अच्छा असर पड़ रहा है। लोकसभा चुनावों की घोषणा से पहले ये अनुमान केंद्र की मोदी सरकार के लिए भी अच्छा माना जा रहा है। विपक्ष को जवाब देने के लिए सरकार के पास एक और मुद्दा मिल गया है। इससे पहले अलग अलग एजेंसीज ने भी देश के विकास दर को लेकर बेहतर अनुमान जताया था। साल 2024 में देश की जीडीपी 7% से अधिक वृद्धि होने की संभावना पहले जताई जा चुकी थी। रिजर्व बैंक ने भी पिछले महीने अपनी समीक्षा में 2023-24 के लिए देश की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 7% कर दिया था। सूर्य का अध्ययन करने अंतरिक्ष में गए सैटेलाइट आदित्य L1 को अब अपने आखिरी चरण की शुरुआत करनी है। वैज्ञानिक अब आदित्य L1 अंतिम कक्षा में स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय सोलर मिशन आदित्य L1 आज से 2 दिन के बीच में अपनी मंजिल L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट 1 पर पहुंच जाएगा। इस सफलता के साथ भारत सोलर मिशन के क्षेत्र में विश्व का 3रा देश बन जाएगा। आदित्य L1 की आउटरीच मिशन की टीम का कहना है कि मिशन पर वैज्ञानिकों के साथ साथ दुनिया भर की निगाहें हैं। इसरो अधिकारियों के अनुसार अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर पहुंचेगा। अंतरिक्ष यान सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट L1 के आसपास एक हेलो कक्षा में पहुंचेगा। L1 पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच की कुल दूरी का लगभग 1% है। लैग्रेंज पॉइंट वो क्षेत्र है जहां पर पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण निष्क्रिय हो जाता है। इसरो अधिकारियों ने कहा कि शाम लगभग 4 बजे आदित्य L1 को L1 के चारों ओर एक हेलो कक्षा में पहुंचा देगी। यदि हम ऐसा नहीं करते तो संभावना है कि ये शायद सूर्य की ओर अपनी यात्रा को जारी रखेगा। अधिकारियों ने बताया कि इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य की जो अलग अलग गतिविधियां हैं, जैसे कि सौर वातावरण में गतिशीलता, परिमंडल की गर्मी, सूर्य की सतह पर सौर भूकंप। आईसीसी ने 2024 में होने वाले T20 विश्व कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। भारतीय टीम के शुरुआती 3 ग्रुप मैचेस न्यूयॉर्क में होंगे, जबकि उनका जो आखिरी मुकाबला है वो ग्रुप का फ्लोरिडा में खेला जाएगा। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2024 T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। इस साल का वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और यूएसए में खेला जाएगा। पूरे वर्ल्ड कप में कुल 55 मैचेस खेले जाएंगे। वेस्ट इंडीज और यूएसए संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेंगे। टूर्नामेंट का पहला मैच यूएसए और कनाडा के बीच 1 जून को खेला जाएगा। 1 से 18 जून के बीच ग्रुप स्टेज के मुकाबले होंगे। इसके बाद 19 से 24 जून के बीच सुपर 8 के मुकाबले होंगे। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 29 जून को बारबाडोस में खेला जाएगा। अगर बरसात के चलते मैच में खलल पड़ती है तो सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है। भारतीय टीम को इस वर्ल्ड कप में ग्रुप ए में रखा गया, जिसमें भारत के साथ पाकिस्तान, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड की टीम शामिल है। टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। वहीं 9 जून को न्यूयॉर्क में खेले जाने वाले हाई वोल्टेज मैच में भारत पाकिस्तान आमने सामने होंगे। इसके अलावा 12 जून को यूएसए और 15 जून को कनाडा से भारत के मुकाबले होंगे। इस बार के वर्ल्ड कप में 20 टीम्स भाग ले रही हैं। ये पहला मौका है जब यूएसए को किसी प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंट की मेजबानी दी।